कपकोट का ही बदला नहीं, पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से बदला लूंगा। जो पूरे प्रदेश की जनता का शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है। जो स्थानीय विधायक है, स्थानीय विधायक का पूरे प्रदेश में स्थानीय विधायक का सड़क में कमीशन है। हर सड़क में 25% तो विधायक का कमीशन है। 2022 के चुनाव में अगर कोई असली हीरो है, कर्नल कोठियाल है, जिन्होंने अपने आप को बार बार साबित किया है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विपिन चंद्रा। न्यूज़ टुडे नेटवर्क के कहिए नेताजी के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। कहिए नेताजी के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय जी, जो कि कपकोट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ रहे हैं। उनको महंगी गाड़ियों को रखने का शौक है, इसके अलावा ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और खास आदत है उनकी, वो किंग मेकर की भूमिका में अक्सर रहते हैं। आज उन्हीं से बातचीत कराएंगे और बताएंगे कि क्या है उनका विजन और किस तरीके से वो प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी का वजूद स्थापित करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। भूपेश जी, जो है लगातार आप कई बार जो है पहले आप बीजेपी में रहे, आप कांग्रेस में रहे, इसके अलावा बीएसपी में रहे। क्या वजह है कि आप आम आदमी पार्टी में इस बार जो है दिखाई पड़ रहे हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी है? देखिए, भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है हमारे देश की कि हम लोग दल में, हमारे देश में कई तरह के दल हैं और हमारी अगर विचारधारा कहीं पर नहीं मिलती है या हम किसी दल की विचारधारा से ट्यूनिंग नहीं कर पाते हैं, कदम ताल नहीं कर पाते हैं, हमारे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान अगर हम किसी सरकार से, किसी दल के माध्यम से नहीं करा पाते हैं, तो हम लोग दल दूसरा चुन सकते हैं। ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। और निश्चित रूप से मैं भाजपा में भी रहा हूँ, मैं कांग्रेस में भी रहा हूँ और पिछला चुनाव मैंने बसपा से लड़ा है। तो उत्तराखंड में अभी तक कोई तीसरा विकल्प, एक बड़ा विकल्प इस प्रदेश के अंदर नहीं था जो इन भाजपा कांग्रेस को चुनौती दे सके, जो इनके सामने एक बहुत मजबूती से चुनाव लड़ सके, प्रदेश की जनता जिसके साथ चल सके, ऐसा विकल्प इस प्रदेश में नहीं था। और सौभाग्य से आम आदमी पार्टी, आदरणीय केजरीवाल जी ने मुझे मौका दिया, कर्नल कोठियाल जी ने मुझे ये चांस दिया कि मैं इस पार्टी के लिए काम कर सकूं, मेरे पे विश्वास जताया और आज मैं प्रदेश में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं। बड़ी जिम्मेदारी है ये तो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लीड कर रहे हैं, बल्कि हम गोवा की स्थिति देख रहे हैं, पंजाब में देख रहे हैं, यूपी में अब और उत्तराखंड। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, आपके कंधों पर। कैसे निभा पाएंगे और कैसे खड़ा कर पाएंगे? आम आदमी पार्टी का तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था आज से पहले यहाँ। ये मेरे लिए बड़े मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ और हमेशा मैंने लाइफ में चैलेंजिंग रोल मैंने प्ले किए हैं। जब भी मुझे मौका मिला है अपने आप को परखने का, तो मैं हर उम्मीद पे, हर तरह से कसौटी पे खरा उतरा हूँ। जिस तरह से मैंने आज तक अपने राजनीतिक जीवन में काम किया है, उसी तरह से हम लोग आम आदमी पार्टी को खड़ा करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से नई पार्टी है, स्टेट के अंदर में हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं था। और आज आप देख रहे होंगे कि भाजपा और कांग्रेस, जिनको मैं भांग्रेस बोलता हूँ, जो दोनों मिले हुए दल हैं, भाजपा कांग्रेस जो भांग्रेस हैं, इन दोनों दलों के अगर मुख्य निशाने पे आज कोई पार्टी है, भाजपा आज कांग्रेस के ऊपर हमला नहीं करती है, भाजपा हमला करती है आम आदमी पार्टी के ऊपर, कांग्रेस हमला करती है आम आदमी पार्टी के ऊपर। तो हमने अपने आप को चुनाव से पहले ही अपने आप को साबित कर दिया। प्रदेश के अंदर में आम आदमी पार्टी की एक अपनी एक धमक है और एक जो शांति का जो वातावरण है, जो एक तूफान से पहले की शांति है, उस तूफान से पहले की शांति है। और आम आदमी पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़के, हमारे प्रत्याशी बड़ी संख्या में चुनाव जीत के आएंगे और हम लोग इस उत्तराखंड प्रदेश की राजनीति बदलने के लिए इस प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे। चलिए, ये खैर आपका दावा है, कैसा कितना हो पाता है। आपको जो है अक्सर मैंने देखा कि विदेशी आपका जो लाइफस्टाइल है, जो हम लोग अभी पढ़ते भी रहे और पहले भी आपका देखा हमने कि विदेशी गाड़ियाँ रखने का आपको बड़ा शौक़ है, ब्रांडेड कपड़े आप पहनते हो, महंगी घड़ी आप पहने हुए हैं, अभी भी विदेशी जानवरों को पालने का शौक है। तो फिर आप आम आदमी कैसे हैं? क्योंकि जनता जो है आम आदमी को वोट देना चाहेगी। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बिल्कुल, मैं इसका आपको उत्तर देना चाहूँगा। क्या आम आदमी को अधिकार नहीं है कि वो अच्छे कपड़े पहन सके, अच्छी घड़ियाँ पहन सके, अच्छी गाड़ी में घूम सके, अपने शौक़ पूरे कर सके? आम आदमी पार्टी हर आम आदमी को खास बनाना चाहती है। यह पार्टी आम लोगों की है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। इस आम आदमी पार्टी में जो जिंदाबाद होती है वो भी आम आदमी की जिंदाबाद होती है। तो जब हम खुद सक्षम हैं, हम अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं, अच्छा रह सकते हैं, इसको अगर आप सकारात्मक रूप में सोचेंगे तो आप ये देखिए कि हम लोग सारे
अपनी जगह पे एस्टेब्लिश लोग हैं, तो हम लोग कल को सरकार में आने के बाद अगर काम करेंगे तो आम आदमी के लिए काम करेंगे। अगर मैं अपने जीवन में मैं जीरो से उठ के, एक मैं गरीब घर से उठ के अगर मैं अपने आप को सफल बना पाया हूं, तो तभी मैं एक पार्टी को अच्छी तरह चला पाऊंगा, तभी मैं एक सरकार को अच्छी तरह चला पाऊंगा, तभी मैं अपने कार्यकर्ता का ध्यान रख पाऊंगा, अपने क्षेत्र के, गांव के, नगर के, प्रदेश के एक एक व्यक्ति का ध्यान रख पाऊंगा। इसको सकारात्मक रूप में अगर आप देखेंगे तो आम आदमी, हम चाहते हैं कि हर आम आदमी अच्छी जिंदगी जिए, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा जीवन जीने का अधिकार हर आम आदमी को है। इसमें गलत क्या है? नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप हर आदमी को इस तरीके का होना चाहिए कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाए। एक और आपने जो है चुनाव लड़ा 2017 में, ठीक है, कपकोट क्षेत्र से ही लड़ा आपने और आप तीसरे नंबर पर आए। बीजेपी से आप जो है टिकट मांग रहे थे, आपकी बड़ी कोशिश थी कि बीजेपी से हो जाए, क्योंकि आपके बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स हैं आपके बहुत नज़दीक रहे। कैलाश विजयवर्गीय ले लीजिए, उत्तराखंड के जो है भगत सिंह कोश्यारी जी भी आपके सुना बड़े नज़दीकी थे, क्योंकि आप कपकोट क्षेत्र से जब काम कर रहे थे तो उनसे तारुफ हुआ होगा। क्या वजह है कि टिकट कट गया आपका? अब देखिए, इसकी जो खोज है, इसकी खोज तो मैं आज तक नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि जिनको टिकट वहाँ पर दिया गया, जो पिछली बार वहाँ टिकट की दावेदारी मेरी थी, और जब मैंने भाजपा ज्वाइन की थी तो मैं उसमें कांग्रेस में राज्य मंत्री के दायित्व पे था। टिकट के वादे के साथ मुझे भाजपा में लाया गया था, दिल्ली राष्ट्रीय मुख्यालय में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, टिकट के प्रॉमिस के साथ मेरी ज्वाइनिंग कराई गई थी। उसके बाद पार्टी ने मेरे से तमाम तरह के काम लिए, पार्टी ने मुझे तमाम तरह की जिम्मेदारियां दी, और अंतिम दिन तक मैं पार्टी के हित के लिए मैं काम करता रहा। और टिकट मुझे नहीं दिया जाना है, अगर 4 महीने पहले, 6 महीने पहले तय हो जाता तो मेरी तैयारी का लेवल दूसरा होता, और अचानक मेरा टिकट काट दिया गया पिछली बार 2017 में। जबकि आप अगर कपकोट क्षेत्र में देखेंगे तो जिस दिन टिकट की घोषणा हुई उस दिन तक अंतिम, आज भी आप देखेंगे पूरे क्षेत्र के एक एक पत्थर पे पूरे वॉल पेंटिंग है, आज भी टिकी हुई है कि भाजपा को वोट दें, निवेदक भूपेश उपाध्याय। मैं अंतिम दिन तक, अंतिम घंटे तक भाजपा के लिए काम करते रहा। मेरा जो कपकोट विधानसभा क्षेत्र है, 188 बूथ अभी वहाँ पर हैं। 188 बूथों में से 88 बूथ ऐसे हैं जहाँ पर फ़ोन का संचार नहीं है। वहाँ लोगों को पता ही नहीं लगा कि भूपेश उपाध्याय किस दल में है या इसका चुनाव निशान बदल गया है। वहाँ आप संपर्क नहीं कर सकते किसी को। और अचानक मैंने 22 दिनों में मैंने उसके बाद चुनाव लड़ा। और टिकट कटने का जो कारण है, एक आपस का जो एक द्वेष की भावना है, जो भाजपा के तथाकथित जो स्वयंभू नेता हैं इस प्रदेश के, जिनको लगता था कि भूपेश उपाध्याय अगर वहाँ से जीत के आ गया तो इस जिले की जो राजनीति में है वो राजनीति को बदलेगा। क्योंकि जिनको टिकट दिया गया, बलवंत सिंह भौर्याल जी को भाजपा ने टिकट दिया। भौर्याल जी पिछले 24 सालों से सत्ता में हैं। 97 में वो जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, स्वास्थ्य मंत्री रहे। और आप देखेंगे कि उस क्षेत्र में एक छोटा अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हमारे क्षेत्र में नहीं होती है, तो ऐसे वहाँ स्वास्थ्य मंत्री रहे, हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री रहे। बड़ा सौभाग्य है इस क्षेत्र का। उसके बाद भी उस क्षेत्र का साथ में दुर्भाग्य यह है कि उस क्षेत्र में कोई विकास की कोई योजना नहीं है। तो भूपेश उपाध्याय के वहाँ चुनाव लड़ने से जो पुराने मैं कहूँगा कि कुकर्मी नेता थे, जिन्होंने वहाँ का विकास करना चाहिए था, जिन्होंने वहाँ डेवलपमेंट उस पूरे क्षेत्र में करना चाहिए था, लोगों को रोजगार देना चाहिए था, क्षेत्र में अस्पताल देने थे, अच्छे विद्यालय देने थे, तो मुझे टिकट देते, मैं चुनाव जीतता, तो उनको लगता था कि यहाँ स्थापित हो जाएगा और भूपेश उपाध्याय यहाँ स्थापित हो जाएगा तो उनके जो चमचे हैं, उनके जो चेले हैं, जो चाटुकार हैं, जो उनके दलाल हैं, जो उनके फाइनेंसर्स हैं, वो लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से भूपेश उपाध्याय को वहाँ दबाया गया, मेरा टिकट पूरे षड्यंत्र की तरह काटा गया। और वरना मेरे अंदर क्या कमी थी? मैं भौर्याल जी से ना लंबाई में कम हूँ, ना मेरा उनसे वजन कम है, ना मेरी शक्ल कहीं ख़राब है, ना मेरी अकल कहीं ख़राब है। मैं तो एक रिकॉर्ड मार्जिन से, पूरे कुमाऊं के सबसे अधिक मार्जिन से मैं चुनाव जीतता। अगर इन्होंने मेरा या समय से टिकट काटा होता 6 महीने पहले और या मुझे टिकट दिया होता तो मैं रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीतने वाला था। आश्वासन मिल चुका था आपको बीजेपी से, उसके बाद इन्होंने जो है टिकट काट दिया। अगर मुझे आश्वासन नहीं दिया गया होता तो मैं क्यों वहाँ के चप्पे चप्पे पे लिख रहा होता, चप्पा चप्पा भाजपा, मैं वहाँ क्यों हर पत्थर पे लिख रहा होता भाजपा को वोट दे, मैं क्यों सारी व्यवस्थाएं कर रहा होता। अंतिम दिन तक का भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े लोगों की ज्वाइनिंग मैं क्यों कराता, कांग्रेस से बड़े बड़े स्थापित लोगों को लाके मैं अंतिम दिन तक पार्टी में क्यों ज्वाइन कराता। निश्चित रूप से मुझे वादा था, मुझे प्रॉमिस था, मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ विश्वासघात किया, नहीं तो बाकी चुनाव लड़ने का मेरा कोई ऐसा मन नहीं था। अब बदला ले लेंगे। अब तो आपके सामने जो है आपको इतना बड़ा पोर्टफोलियो मिल गया है आम आदमी पार्टी के तौर पर, अब बदला ले लीजिए। अब तो समय आ गया है, आपका 2022 का चुनाव है, अब समय आ गया, अब बदला ले लीजिए। देखिए अपनी ताकत दिखाइए। देखिए बदला, आपने मूवी देखी होगी गैंग ऑफ वासेपुर, तो गैंग ऑफ वासेपुर में जो विलेन होता है वो कहता है कि दादा का, भैया का, इसका, उसका, सबका बदला लेगा रे फैजल।
तो बिल्कुल ये बदले का मौका है, और मैं कपकोट का ही बदला नहीं, पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से बदला लूंगा। जो पूरे प्रदेश की जनता का शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, जनता के साथ अन्याय हुआ है। मैं उस जनपद बागेश्वर से आता हूं जिस जनपद ने इस देश के हर सदन को नेता दिया। मेरे जनपद बागेश्वर से विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, प्रदेश सरकार का मंत्री, केंद्र सरकार का मंत्री, मुख्यमंत्री मेरे जनपद की जनता ने चुन के भेजा है। सिर्फ एक प्रधानमंत्री का पद है जो मेरे जिला बागेश्वर को या मेरी कपकोट विधानसभा को नहीं मिला, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का पद। उसके बावजूद अगर आप बागेश्वर आएंगे तो आपको बागेश्वर में ना एक साफ शौचालय मिलेगा, बागेश्वर में आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, आपके पास अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, MRI और बाकी चीजें आप भूल जाइए। जो आपके क्षेत्र है कपकोट विधानसभा, दुर्गम क्षेत्र है, बताते हैं वहाँ पे नेताओं ने बहुत, जो इंटीरियर था उत्तराखंड बनने के बाद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। जैसे कि जो वहाँ के मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे भोरियाल जी, वो बड़ा दावा करते हैं कि हमने सड़कें बनवा दी, वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। क्या कहेंगे? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है ना। नदी में जो पड़ा पड़ा पत्थर है ना, वो भी अपने आप भारी हो जाता है। हल्द्वानी की जो गोला है, हल्द्वानी की गोला में अगर कोई यहाँ का स्थानीय नेता ये कहे कि इस साल मैं इसमें इतने टन रेता ले आया, इतने टन बजरी ले आया, तो उसमें उस नेता का योगदान नहीं, वो प्रकृति का योगदान है। ऐसी विकास एक सतत प्रक्रिया है और समय के साथ साथ रोडें बनेंगी ही बनेंगी। अगर कपकोट विधानसभा में अगले 20 साल 15 साल तक कोई विधायक वहाँ नहीं रहेगा तब भी सड़कें बनेंगी। नहीं तो आपका क्या विजन है? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एक सवाल भी है कि ये बातें लोगों को समझना भी चाहिए। जो ये सड़कें बन रही हैं, जो गांव-गांव सड़कें बन रही हैं, ये गांव-गांव सड़क बनने से जनता को सड़क नहीं मिली, जनता सड़क पर आ गई। पहाड़ में जो विकास कार्य है, सड़कों पे पैसा लगाया जाता है, उसके पीछे सीधा सीधा एक इकोनॉमिक्स है, सीधा सीधा एक गुणा भाग है। जो स्थानीय विधायक है, स्थानीय विधायक का पूरे प्रदेश में स्थानीय विधायक का सड़क में कमीशन है। हर सड़क में 25% तो विधायक का कमीशन है। इस प्रदेश के अंदर में जितने भी लोग सिस्टम को जानते हैं, सरकारी व्यवस्था को जानते हैं, उनको पता होगा कि कोई भी कंपनी अगर बिड करती है, टेंडर करती है किसी सड़क के लिए, तो अगर वो लोएस्ट कोई पार्टी उसे करने के लिए कोई कंपनी तैयार है, तो उसके बाद भी अगर विधायक की उसमें मंशा नहीं है, विधायक नहीं चाहता कि कंपनी काम करे, उस कंपनी को काम नहीं मिलता है। तो ये जो सड़कें बनाई जा रही हैं विधायकों के लिए, अधिकारियों के लिए, जेईओ के लिए, PWD के जो अधिकारी हैं उनके लिए, उनके बच्चों के महंगे स्कूल की फीसों के लिए, विधायकों के महंगे मकानों के लिए, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं। विकास योजना का 50% कमीशन सीधा सीधा अधिकारी और विधायक में बढ़ जाता है। तो ये जो सड़कें बनाई गई हैं आज तक के विधायकों ने अपने लिए बनाई हैं, कांडा कपकोट या बागेश्वर क्षेत्र के जनता के भले के लिए नहीं बनाई है। अगर उनका सरोकार जनता के भले में था, अगर उनकी इच्छा थी कि वहाँ की जनता का भला करें, आप अस्पताल बनाते, आप नर्सिंग कॉलेज बनाते, आप इंजीनियरिंग कॉलेज बनाते। अब क्यों नहीं बनाए? क्योंकि सिविल कंस्ट्रक्शन में कमीशन कम है। सीधा सीधा गणित है। आज तक लोगों ने जो काम किया वो अपने निजी स्वार्थों के लिए काम किया। तो बड़ा गंभीर आरोप है आपका उन विधायकों के ऊपर। ये आरोप नहीं है, सत्यता है। ये आरोप नहीं है, ये सत्यता है। इस बात का इस सवाल का जवाब ये लोग देके देखें, ये बताएं कि आपने इतने वर्षों के बाद, मैं कह रहा हूं मेरे जिले में एक प्रधानमंत्री के अलावा सारे पद रहे। मेरे जनपद में, मेरा जनपद बागेश्वर इस प्रदेश के जो सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले जनपदों में से एक है। छोटा सा जनपद बागेश्वर है और लगभग 2.5-3 लाख की पॉपुलेशन का मेरा जनपद बागेश्वर है। और जो बड़े जनपद हैं, जिन जनपदों में 9 विधानसभाएं हैं, 10 विधानसभाएं हैं, उन जनपदों से ज्यादा राजस्व मेरा जिला बागेश्वर देता है, खनन के रूप में, वन संपदा के रूप में। और मेरे जिले का जो राजस्व का पैसा अन्य जिलों के विकास में लगाया जा रहा है। तो हमारे जिले में अगर हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ गंभीर होते तो उन लोगों ने आज वहाँ पे अच्छे कॉलेज बनाए होते, अच्छे शिक्षा के स्थान होते, रोजगार के कोई वहाँ साधन डेवलप किए होते। ये मेरा आरोप नहीं है, सत्यता यही है। मैं इसकी पुष्टि करता हूँ, तमाम तरह से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, दूसरा एक ये है कि टोटल कितनी सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं? आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है? आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 70 सीटों पर लड़ेंगे? 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और एक बहुत अच्छे संख्या में हमारे विधायक इस प्रदेश की विधानसभा में चुन के आएंगे। कांग्रेस ने तो जो है अपने मुख्यमंत्री का चेहरा अभी शायद घोषित नहीं किया, लड़ाई चल रही है उन लोगों में। आम आदमी पार्टी ने कर्नल कोठियाल जी को बना दिया है अपना चेहरा मुख्यमंत्री का। बीजेपी कमोवेश मुझे लगता है कि जो दहाकड़ धामी है उन्हीं को जो है अपना चेहरा बनाएंगे।
क्या कहेंगे कि कर्नल कोठियाल जी जो है उन दोनों जो है महारथियों के बीच क्या देखते हैं उनका प्रभाव? देखिए, ये तो ना जो साउथ की फिल्में होती हैं ना, ये साउथ की फिल्मों के स्टार हैं। जो साउथ की फिल्मों में होता है ना कि रजनीकांत ने किक मारी और कार उड़ती हुई चली गई, तो ये धाकड़ धामी साउथ की फिल्मों के स्टार हैं। और दूसरे जो एक हरीश रावत जी हैं या कांग्रेस के अंदर इतने खेमेबाजी हैं, जो उनकी फिल्मों के अलग स्टार हैं, जो लॉलीवुड कह लीजिए, टॉलीवुड कह लीजिए। 2022 के चुनाव में असली हीरो कर्नल कोठियाल ही हैं। 2022 के चुनाव में अगर कोई असली हीरो है वो कर्नल कोठियाल है, जिन्होंने अपने आप को बार बार साबित किया है। अभी कुछ दिनों पहले एक मैत्री मैच चल रहा था, उसमें मैत्री मैच में खेलने के लिए जिनका नाम आप धाकड़ बोल रहे हैं, वो धाकड़ धामी उस मैच में गए थे। उन्होंने 2 शॉट मारे, उनके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है। और एक कर्नल कोठियाल है। कर्नल कोठियाल वो कर्नल कोठियाल हैं जिन्होंने -20 टेम्परेचर में केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया। कर्नल कोठियाल वो हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार विजय किया है। तो कहाँ आप तुलना करते हैं कर्नल कोठियाल जी की और इन सब लोगों की? कर्नल कोठियाल जी एक विराट व्यक्तित्व है। कर्नल कोठियाल जी एक सेल्फ मेड व्यक्तित्व हैं। कर्नल कोठियाल जी ने हजारों लोगों को अपने संसाधनों से, अपने व्यवस्थाओं से रोजगार देने का काम किया है, केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया है। और आज इस प्रदेश का पुनर्निर्माण कर्नल कोठियाल जी के नेतृत्व में होगा। भाजपा कांग्रेस, एक कुमाऊनी में एक कहावत है कि तापी घाम की तापण, मतलब जो घाम एक बार ताप लिया, जो धूप एक बार ताप ली, उस धूप की ताप का अंदाजा हमको होता है कि इस धूप में बैठने से हमारा रंग फीका पड़ेगा, काला पड़ेगा, धूप की सेक हमको पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। उत्तराखंड की जनता ने ये दोनों के दोनों घाम अच्छी तरह ताप लिए हैं। प्रदेश की जनता को पता है या तो इस धूप में बैठ के जल जाओगे या इस धूप से कोई फायदा नहीं होने वाला। कर्नल कोठियाल नाम का जो घाम है, कर्नल कोठियाल नाम का जो नाम है, इस प्रदेश की जनता को उनसे उम्मीदें हैं। प्रदेश की जनता को उनसे एक हर तरह से उम्मीद है कि कर्नल कोठियाल ही हमारे बच्चों का सपना पूरा करेंगे। और जनता धाकड़ धामी या आप कहते हैं धामी सरकार, इस धीमी सरकार की बातों में आने वाली नहीं है। जनता ने मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को वोट देंगे और कर्नल कोठियाल के नेतृत्व में इस प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आप लोगों ने अभी 4 बड़ी गारंटियाँ दी हैं, क्या है वो गारंटियाँ, और क्या और भी ऐसी गारंटी होने वाली है जिसके ज़रिए आप जो है प्रदेश की जनता को कोई बड़ा मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी जो गारंटी वो दे रही है, एक होती है गारंटी, एक होती है वारंटी। ये लोग देते हैं वारंटी और हम देते हैं गारंटी। इनकी वारंटी है कि चल जाए तो शाम तक ना चले, चल जाए तो चाँद तक, ना चले तो शाम तक। ये चाइनीज माल है। हमारे पास जो गारंटी है वो बिल्कुल निश्चित रूप से गारंटी। हमने कहा हम आपको बिजली देंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे। दिल्ली में बिजली नहीं बनती है, बिजली बनती है उत्तराखंड में। दिल्ली उत्तराखंड से बिजली खरीदता है और दिल्ली में फ्री बांटता है। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली दिल्ली सरकार फ्री देती है, जबकि दिल्ली में पंखा भी चलता है, दिल्ली में एसी भी चलता है, दिल्ली में खर्चे अन्य तरह के होते हैं। उत्तराखंड की जनता के लिए हमने वादा किया है हम आपको 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो हम बिजली हम बना रहे हैं, बिजली हम यहाँ से बना के पूरे देश को भेज रहे हैं। तो कोई बड़ा विषय नहीं है, हम यहाँ बिजली फ्री दे सकते हैं। हमने कहा है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, कोई विशेष काम नहीं है। हमारे जो प्रदेश का बजट है उसके सामने ये बजट कहीं पर भी कुछ नहीं ठहरता। और इस तरह की तमाम योजनाएं जो केजरीवाल जी ने दिल्ली में इम्प्लीमेंट की हैं, उस तरह की योजनाएं केजरीवाल जी ने यहाँ के लिए सोची हुई हैं और यहाँ के जनहित के लिए, जनता के भले के लिए। अब पहली बार एक ऐसी सरकार है जो जनता का पैसा जनता के काम आएगा। अभी तक बिजली फ्री किसके लिए होती थी? मुख्यमंत्री के लिए, मंत्री के लिए, विधायक के लिए। जब विधायक के लिए बिजली फ्री हो सकती है, जब मंत्री के लिए बिजली फ्री हो सकती है, जब मुख्यमंत्री के लिए बिजली फ्री हो सकती है, तो जनता के लिए बिजली फ्री क्यों नहीं हो सकती? यही आम आदमी की सरकार है कि आम आदमी के जो उम्मीदें हैं, आम आदमी की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाएंगी और निश्चित रूप से हम पूरी करेंगे। दूसरा एक सत्या का गलियारा है, जो पावर सेंटर्ड जो हम लोग बात करते हैं, तो अक्सर एक पावर ब्रोकर की उपाधि आपको मिलती जा रही है कि कई बार लोग कहते हैं कि यार यहाँ पर जो है जिस समय विजय बहुगुणा जी सीएम जो है बनने जा रहे थे, तो उसमें सितारगंज की जो सीट है वो आपने खाली करवाई, क्या आप ही ने खाली कराई है क्या, या कोई और क्या ऐसा क्या करते हैं? देखिए, जो पावर ब्रोकर वाली बात है सत्ता के गलियारों में, पावर ब्रोकर होना कोई छोटा मोटा कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैं कोई सब्जी का ब्रोकर नहीं हूँ, मैं कोई ईंट का ब्रोकर नहीं हूँ, मैं कोई प्रॉपर्टी का ब्रोकर नहीं हूँ। अगर आप मुझे कह रहे हैं पावर ब्रोकर होना, तो पावर ब्रोकर का मतलब अपने आप में कोई उसका मतलब होता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और विपक्ष या मेरे विरोधी है अगर मुझे मेरी आलोचना इस बात से करेंगे कि भूपेश उपाध्याय ने विधायकों को तोड़ा या विधायकों से सीट खाली कराई। हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी में था, मैं विजय बहुगुणा जी के साथ था और
विजय बहुगुणा जी उस समय विधायक नहीं थे, वो पार्लियामेंट में एमपी थे, उनको विधायक बनना था और एक स्थायी सरकार के लिए आवश्यक था उनको विधायक बनना। और तमाम तरह के षड्यंत्र थे कांग्रेस पार्टी के अंदर में, हरीश रावत जी वगैरह सब लोग चाहते थे कि बहुगुणा जी जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे हम उस सीट पर उनको चुनाव हरवा देंगे। एक सुरक्षित सीट चाहिए थी। सितारगंज मेरी कर्म भूमि रही है, मैं बचपन से सितारगंज में रहा हूँ, वहाँ एक मेरा अपना सर्किल है। तो हमने वहाँ भाजपा के विधायक थे किरण मंडल, मेरे उनसे अच्छे संबंध थे, मैंने उनसे बातचीत की, क्षेत्र के मुद्दों को लेके तमाम तरह की उनकी मांग थी, वो तैयार हुए। और मुझे सौभाग्य इस बात का मिला कि मेरे कहने पे सीट खाली हुई, मेरे कहने पे रिकॉर्ड मतों से बहुगुणा जी वहाँ पे विजय हुए। तो ये आरोप कुछ नहीं है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और अगर भविष्य में भी जरूरत पड़ेगी कहीं पर किसी सरकार को स्थायी रूप से मजबूत करने की, इस प्रदेश हित में, जनहित में ऐसा कोई काम करना पड़ेगा और मेरे को ये सौभाग्य मिलेगा, मैं ऐसा कर सकूँगा, तो निश्चित रूप से अपनी पार्टी के लिए भी ऐसा करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, जैसे हरीश रावत जी यहाँ पर रहे, तो हरीश रावत जी जिस समय सत्ता में बैठे हुए थे, उथल पुथल पूरी मचा दी आपने। वहाँ जो है लास्ट एंड टाइम पे जो कांग्रेस के विधायक थे, जो मंत्री थे, वो उतर के बीजेपी में चले गए। उसमें भी आपके ऊपर आरोप लगाते हैं लोग कि वो जो 10 विधायक 11 लोग जो वहाँ से छोड़ के चले गए, वो भी उसके ऊपर आपका ही पूरा श्रेय उसमें। तो मैं इस बात से मैंने कभी इनकार भी नहीं किया और इसमें कोई इनकार करने वाली बात भी नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये मेरा सौभाग्य तो है, ये मेरा सौभाग्य है। अगर मेरे कहने पे कोई जो मुख्यमंत्री रहे हों, जो मंत्री बड़े पदों, मतलब बिल्कुल कद्दावर मंत्री हों, मुख्यमंत्री रहे हों, वरिष्ठ विधायक हों, अगर मेरे कहने पे 10-11 लोगों ने दल बदल किया, पार्टी छोड़ी, राज्य हित के लिए, जनहित के लिए, उन्होंने मेरी बात मानी, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं कभी इस बात से कभी पीछे भी नहीं हटता हूँ, इस बात से कभी इनकार भी नहीं करता हूँ। इस प्रदेश में जो हरीश रावत जी की जो उनके लीडरशिप में इस प्रदेश में जो लूट खसोट जो उस समय मची हुई थी, तो उस लूट खसोट से सब लोग उपेक्षित थे, सब परेशान थे, जनता के काम नहीं हो रहे थे, जनता के काम के दाम तय थे। तो उन सब बातों को लेके वो लोग भी नाराज़ थे और मुझे ऐसा बीजेपी हाईकमान, मैं उसमें बीजेपी में था, मुझे भाजपा के लोगों ने कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो हाँ मैंने ऐसा किया। तो इसमें जो है उसमें विधायक जो थे, कई मिनिस्टर वापस भी आ गए, कांग्रेस को जो छोड़कर जो गए थे बीजेपी में, और बीजेपी छोड़कर फिर वापस भी आ गए। देखिए, सत्ता का चरित्र है, सत्ता में कोई भी चीज़ें स्थायी नहीं है। जब मैं खुद भाजपा में नहीं रहा तो मैं उनकी रखवाली तो कर नहीं सकता कि साहब मैं भाजपा में नहीं हूँ, आप भाजपा में रहिए। तो जब मैं खुद वहाँ से चला आया, तो ये तो सत्ता का चरित्र है। आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से, जनता की सुविधा के हिसाब से, अपने लोगों की सुविधा के हिसाब से आता जाता रहता है। यानी कि जो है ये मुफीद समय है बदलने का, आने का, जाने का। जैसे हरक सिंह जी का भी हम लोग सुन रहे हैं, वो भी कभी भी जो है भाजपा छोड़ सकते हैं। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का अभी इस प्रदेश में काम चल रहा है, जिस तरह से जनता यहाँ की परेशान है, कार्यकर्ता हैरान है, तो निश्चित रूप से भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों में भी बहुत बड़े स्तर पर उठापटक होगी। और आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद आप अगर अचानक सोशल मीडिया कभी खोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि बीजेपी वाला कहाँ चला गया, कांग्रेस वाला कहाँ चला गया। तो चुनाव का मौका है, चुनाव के मौके पर चलता रहेगा। लेकिन अभी जो हम लोग देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कार्यकर्ताओं में एकदम जोश भर दिया है, युवा जोश, युवा संकल्प, इस तरीके के संकल्पों की बात जो है लगातार बीजेपी भी कर रही है। और पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद से एकदम सिनेरियो चेंज हो गया। जो निगेटिव वातावरण था बीजेपी के खिलाफ, वो एकदम बदल गया। वो तो जो है पब्लिक जो है लगता नहीं है कि बीजेपी के पक्ष में दोबारा से जा रही है। देखिए, ऐसा है कि ये धाकड़ धामी की शुगर फ्री सरकार है, तो धामी जी अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा मीठा कह लेते हैं और अपने हिसाब से फिजा को चलाने का, तैराने का प्रयास कर रहे हैं। जब कोश्यारी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब पहला इस प्रदेश में चुनाव हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने राज्य बनाया था। तो उस समय भाजपा को लगता था कि हम लोग अगले 40 साल तक यहाँ राज करेंगे। तो उसके बाद जब चुनाव हुआ तो भाजपा कहीं दिखी तक नहीं। हल्द्वानी में इंदिरा हृदयेश जी विधायक थी, वो 2002 की सरकार में, तिवारी जी की सरकार में पीडब्ल्यूडी की मिनिस्टर थी। जब चुनाव हुआ तो जनता ने सबसे पहले उनको नकार दिया। हरीश रावत जी अपने आप को एक विराट व्यक्तित्व, उनके कार्यकर्ता उनको एक जो उनकी महिमा मंडन करते हैं, उसके लिए अगर लिखे जाएं तो समुद्र की स्याही कम पड़ जाए। रावत जी की जो तारीफ उनके लोग लिखते हैं। और रावत जी जैसा व्यक्तित्व, हरीश रावत जी जैसा व्यक्तित्व मुख्यमंत्री रहते हुए 2 विधानसभा से चुनाव हार गए। भुवन चंद्र खंडूरी जी
का जो व्यक्तित्व था, जब निशंक जी को हटा के भुवनचंद्र खंडूरी जी को दोबारा से सीएम बनाया गया था, तो उन दिनों जब सुबह टीवी में विज्ञापन आता था खंडूरी है जरूरी, तो वो विज्ञापन देख के जब खंडूरी जी अपने मेडल टांग के जब चलते थे और पीछे से बोला जाता था खंडूरी है जरूरी, तो उन दिनों हम कांग्रेस में थे तो हमको सच में लगता था कि वास्तव में माहौल बन रहा है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो खंडूरी जी खुद कोटद्वार से चुनाव हार गए। तो ये सत्ता है, जनता ने अपने मन में बना लिया है। और जिस तरह से सरकार ने, भाजपा के लोगों ने इस प्रदेश में लूट खसोट जिस तरह से मचा रखी है, उनको इस बात का एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में नहीं आने वाली है। और चुनाव परिणाम का आप इंतजार करिए, जैसे जैसे चुनाव का माहौल बनेगा, चुनाव माहौल बनते बनते चीज़ें बदलेंगी, बिगड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बहुत कोसों दूर है। क्योंकि आप भी खुद आंदोलन में अक्सर जो है शामिल रहते हैं। मैंने जो आपके पोस्ट फेसबुक को देखा, हर वक्त आपका झंडा किसी के लिए भी बुलंद कर देते हैं। किसी अधिकारी ने अगर कुछ नहीं किया, जनता के लिए कुछ नहीं किया, आप झंडा बुलंद कर देते हैं। देखिए, मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है नहीं, मेरी कोई माइनिंग नहीं चल रही, मेरा कोई क्रशर नहीं चल रहा, मैं कोई ठेकेदारी नहीं कर रहा। अगर मेरा कोई अपना निजी कोई स्वार्थ हो तो मैं किसी अधिकारी से लड़ने से डरूं, किसी मुख्यमंत्री से भिड़ने से डरूं। जब मेरा कोई निजी स्वार्थ है ही नहीं, मेरी अपनी दाल रोटी चल रही है, बच्चे पल रहे हैं, तो मेरा कोई सरकारों से, कोई इन लोगों से, किसी अधिकारियों से कोई काम नहीं है। जब मेरा स्वार्थ बीच में आड़े नहीं आता तो मैं जनहित के लिए लड़ता हूँ। और जनहित के लिए मैं जीवन पर्यंत, जब तक मेरे पे सांस है, मैं जनहित के लिए लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा। मैं तो कहता हूँ लड़ेंगे, भिड़ेंगे, जीतेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। तो लड़ेंगे, जीतेंगे, वो एक अलग मैटर है। आप लगातार जो है इस बात को भी कहते रहे कि मुख्यमंत्री जो कई बार हमने देखा व्यक्तिगत संबंध आपके जो है कभी अच्छे लोगों से बहुत अच्छे रहे, बहुगुणा जी से भी अच्छे हैं, जो हम लोग सुनते हैं, जान पा रहे हैं। तो अचानक संबंध जो है ख़राब क्यों हो जा रहे हैं? कि पॉलिटिकल जो है के कारण ख़राब हो जा रहे हैं, या जो है क्षेत्र की बात आप रखने जाते हैं उसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं? धामी जी से आपके जो है संबंधों के बारे में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि धामी जी इस प्रदेश के मुखिया हैं। कपकोट के बारे में कभी आपने मांग नहीं रखी उनके सामने? क्योंकि कपकोट में जो है इतना ज़्यादा आपने बताया कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, कभी मांग नहीं रखी आपने? देखिए, कपकोट के बारे में मैंने धामी जी को निश्चित रूप से मैंने कुछ पत्र वगैरह लिखे हैं, अभी उसका उत्तर मुझे नहीं आया है। और जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से मेरा देहरादून रहना ही बहुत कम है कि जो मैं उनसे मिलने जाऊं। हाँ, मैंने उनको बधाई दी थी और उनसे बधाई हुई थी। उस जहाँ तक संबंधों की बात है, धामी जी का सौभाग्य है और उनका प्रारब्ध है कि आज उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, पुराने मित्र हैं, और हम दोनों छोटे भाई बड़े भाई के रूप में हमने लंबे समय तक हम लोगों ने साथ में साथ भी निभाया है। और बाकी बात रही संबंधों की, मेरा एक थोड़ा अलग तरह का नेचर है। जब निशंक जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मेरा उनसे संबंध खराब था और मैंने कभी निजी स्वार्थ के लिए निशंक जी की कभी मैंने परिक्रमा नहीं की। आपकी निशंक जी से बात होती होगी, आप उनसे पूछिएगा। खंडूरी जी उस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मेरे उनसे संबंध खराब हो गए। मैंने कभी निजी हित के लिए मैं कभी उनके पास चक्कर काटने नहीं गया। निशंक जी प्रदेश के मुख्यमंत्री से जब हटे, मैं निश्चित रूप से उनके पास गया। खंडूरी जी के हम आज भी निश्चित रूप से मेरे संपर्क में रहता हूँ। जब सत्ता में होते हैं तब आप संपर्क जो है नहीं रखते हैं? बिल्कुल। धामी जी अभी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको तो मिलते होंगे, आप उनसे बात कीजिएगा। नहीं तो सत्ता का चरित्र क्या होता है कि कोई मुख्यमंत्री बना तो उसके पीछे पीछे लोग घूमने लगते हैं। नहीं, कपकोट की बात तो रख सकते हैं आप, कपकोट की बात क्यों नहीं रखते हैं? वो तो आपका जो है क्षेत्र है। अब जब माननीय मुख्यमंत्री को मेरे से मिलने का समय होगा तभी रखूंगा। बात नंबर 1, मैंने अभी अपने कपकोट क्षेत्र की कुछ समस्याओं को लेके 21,000 लोगों के सिग्नेचर कराए हैं, 21,000 लोगों के साइन करवाए हैं। अभी साइन हो रहे हैं लगभग, अभी मुझे लगता है कि 19 से 1,000 साइन लगभग हो चुके हैं। वो 21,000 जब साइन पूरे हो जाएंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, धाकड़ धामी को अगर फुर्सत होगी, वो उनको समय देंगे, तो मैं बिल्कुल उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। और वो सारी पूरा दस्तावेज, एक पूरा कई किलो का जो दस्तावेज होगा, मैं उनको सौंप के आऊँगा कि 21,000 लोगों ने अपेक्षा की, कृपया इन कामों कीजिए। बिल्कुल, हम लोग तो जो अपने चैनल के माध्यम से भी कहेंगे धामी जी कपकोट के जो क्षेत्र की जो समस्या है वो देख पाएंगे। और मुझे लगता है कि उनके विधायक पता नहीं उठा पा रहे उस क्षेत्र की समस्याएं। तो उम्मीद हम लोग करेंगे कि आप ही के माध्यम से कपकोट की समस्या वहाँ तक पहुँच जाए और समाधान हो पाए। दूसरा जो विज़न है, अगर हम लोग बड़ा शॉर्ट में हम लोग बात करें, कपकोट के लिए क्या सपने सजोए हैं? तो जो क्षेत्र की जनता है वो आपको देखेगी, जो उसके लिए क्या सपना है? देखिए, कपकोट एक ऐसा क्षेत्र है, इस प्रदेश का सबसे सुंदर क्षेत्र है। जैसे मैं आपको कहूँगा कि प्राकृतिक रूप से जो मेरा कांडा कपकोट का जो पूरा क्षेत्र है बहुत सुंदर है, बहुत समृद्ध है। और
अगर हम देखें रेवेन्यू के दृष्टिकोण से देखें कि वहाँ से सरकार को क्या आय हो सकती है, उस हिसाब से मेरा जो क्षेत्र है उस प्रदेश के सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि मैंने आपको बताया कि हमारे जिला बागेश्वर से, विशेष रूप से कपकोट विधानसभा से, इस देश के हर सदन में व्यक्ति रहा, मंत्री रहा, केंद्र मंत्री रहा, मुख्यमंत्री रहा, उसके बावजूद भी कभी भी उस क्षेत्र में किसी ने वहाँ की जनता के हित के लिए सोचा नहीं। सबसे पहले मेरे मन में यह है कि हम वहाँ पर एक रोजगार सृजन कर पाएँ। अभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं मनीष सिसोदिया जी हैं, तो वो अभी हमारे क्षेत्र में आए थे, तो मैंने मनीष जी से निवेदन किया था कि मेरे क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब है, जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है। तो जो बच्चों की जो फाउंडेशन होती है, जो शिक्षा की जो फाउंडेशन पड़ती है, तो वहाँ शिक्षक ना होने से, गुणवत्ता युक्त शिक्षा ना होने से लोगों का भविष्य चौपट हो रहा है। और पलायन का एक बहुत बड़ा कारण है शिक्षा वहाँ पे खराब होना, शिक्षा व्यवस्था ना होना पलायन का सबसे बड़ा कारण है। तो मैंने मनीष जी से निवेदन किया था, केजरीवाल जी से निवेदन किया था कि मेरे क्षेत्र में 2 बड़े स्कूल, आवासीय विद्यालय, हॉस्टल वाले विद्यालय, लगभग 4000 की संख्या वाले 2 विद्यालय बनाने हैं, एक कांडा क्षेत्र में, एक कपकोट क्षेत्र में। तो जब कांडा और कपकोट क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में 4-4 हज़ार की संख्या के 2 हॉस्टल वाले विद्यालय बनेंगे, आवासीय विद्यालय बनेंगे, उच्च गुणवत्ता के विद्यालय बनेंगे, जैसे विद्यालय दिल्ली सरकार ने बनाए हैं, तो क्या होगा कि जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बागेश्वर शहर में, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, देहरादून चले गए हैं, तो वो लोग अपने गाँव में पलायन उनका वापस होगा, वो लोग अपने गांव में दोबारा वापस आएंगे, क्योंकि सिर्फ बच्चे को पढ़ाने के लिए वो लोग बाहर रह रहे हैं। पति उनके कहीं नौकरी में होते हैं और उनकी जो घर की उनकी माताजी हैं या पत्नी है, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़े शहरों में रहती हैं। तो सबसे पहले तो उससे पलायन वापस गाँव में होगा, गाँव आबाद होंगे। दूसरा, जब 4000 की संख्या वाला एक स्कूल मेरे कांडा क्षेत्र में बनेगा, कपकोट क्षेत्र में बनेगा, तो 8000 बच्चे जहाँ जिस हॉस्टल में रहेंगे, 2 विद्यालय के हॉस्टल में रहेंगे, आप सोचिए कि 8000 अगर वहाँ पर बच्चों का जो स्कूल बनेगा तो कम से कम 8000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर 8000 बच्चों का भोजन बनाने के लिए 800 लोग चाहिए, 8000 बच्चों के बर्तन धोने के लिए 300 लोग चाहिए, उस स्कूल में, उन दोनों विद्यालयों में कम से कम 50 प्लम्बर चाहिए, 50 इलेक्ट्रीशियन चाहिए, क्लरिकल स्टाफ चाहिए। तो हर तरह का वहाँ पर धीरे धीरे पलायन वापस होगा रोजगार के। वो दिल्ली से इन्वेस्टर लाने वाले हैं स्कूल बनाने के लिए, या क्या मोड ऑफ ऑपरेंडी रहेगा उसका? देखिए, उत्तराखंड सरकार के पास में पर्याप्त बजट है। उत्तराखंड सरकार का और दिल्ली सरकार का जो बजट है, लमसम बराबर बजट है। उत्तराखंड सरकार के आय के साधन हमारे अच्छे आय के साधन हैं। मेरे मन में तो ये विचार है कि अगर इसको प्रदेश के से वित्त पोषित ना किया जाए, तो हमारे जिला बागेश्वर में जो मेरा क्षेत्र है, वहीं विकास प्राधिकरण बन सकता है। और विकास प्राधिकरण बन के जो मेरे क्षेत्र में जो वहाँ खड़िया, जो खनन, जो सोपस्टोन की माइनिंग होती है, जो खनन से जो राजस्व अर्जित होता है, जो वहाँ नदियों से जो पत्थर से और रेता बजरी से जो राजस्व अर्जित होता है, जो मेरे क्षेत्र में जो जंगल की लकड़ी होती है, उससे जो राजस्व अर्जित होता है, अगर मेरे जिले का जो राजस्व है, मेरे जिले का राजस्व प्राधिकरण के माध्यम से मेरे जिले की विकास योजनाओं में खर्च किया जाए, तो विद्यालय बन सकता है। कोई बिग डील नहीं है। सिर्फ जो कमी है वो मनसा की कमी है, नीयत की कमी है, प्लानिंग की कमी है। अगर सटीक प्लानिंग होगी तो सिर्फ जिला बागेश्वर ही नहीं, हमारे प्रदेश का हर जिला अपने लिए, अपने विकास के लिए, अच्छे विद्यालय बनाने के लिए, अच्छे अस्पताल बनाने के लिए, अपने लोगों को अपने यहाँ रोजगार देने के लिए सक्षम है। अच्छा, 70 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे कितनी? थोड़ा जो है लोगों को आश्वस्त तो करिए कि कितनी सीटों पे जीतने वाले हैं। बीजेपी कह रही है अब की बार 60 पार, और कांग्रेस कह रही है कि सरकार हमारी बनने जा रही है। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर बीजेपी ने कहा 60 पार और सरकार, कांग्रेस कहते हैं कि हम भी सरकार बनाएंगे, तो 60 वो हो गए, 36 ये हो गए, तो इतनी तो प्रदेश में विधानसभाएं नहीं है। तो सिर्फ इन जो कल्पनाओं से कुछ होने वाला नहीं है। दिल्ली में भी यही स्थिति थी। बीजेपी कहती थी कि हम वहाँ 60 पार, और कांग्रेस कहती थी कि हम तो पारंपार, हम तो अपरंपार। और हुआ क्या? कांग्रेस की जिस लीडर को ये लोग कहते थे हमने दिल्ली बना दी, दिल्ली चमका दी, केजरीवाल जी ने सीना ठोक के कहा कि मैं आपके सामने चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव हार गई। भाजपा की जो मुख्यमंत्री की उम्मीदवार थी किरण बेदी, वो तो राजनीति से गायब हो गई। उत्तराखंड में भी जनता, हम तो गांव-गांव जाते हैं, आप तो बड़े महानगरों में रहते हैं, हम तो गांव-गांव सड़क से 15 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर जाते हैं। अब हम जब गांव की तरफ निकलते हैं तो कई बार हमारी गाड़ियां निकलती हैं तो लोग कहते हैं ये कोठियाल जा रहा है, लोग कहते हैं केजरीवाल वाले चले गए।
तो जिन गाँव के लोग, जो लोग सड़क से दूर के इलाके हैं, आज वहाँ लोग झाड़ू को पहचान रहे हैं, कोठियाल जी को पहचान रहे हैं, केजरीवाल जी को पहचान रहे हैं, और जनता अंदर ही अंदर अपना मन बना चुकी है कि 21 सालों में भाजपा कांग्रेस को, दोनों को जनता ढंग से देख चुकी है, और जनता ने अंदर से पूरा मन बना लिया है कि भाजपा कांग्रेस चाहे नोट बांटे, चाहे शराब बांटे, हम तो कहते हैं सब ले लो। अगर भाजपा कांग्रेस के लोग आपको शराब दें, नोट दें, सब ले लो, लेकिन वोट झाड़ू के निशान पे दें। और हम लोग बड़े चमत्कारिक रूप से इस प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे, और आप देखेंगे, और आप मुझे बुला के उस दिन बधाई देंगे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। आप जो है लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर सरकार बनाएगी। अगर जो है भूपेश उपाध्याय जी की बातों को लेकर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कपकोट क्षेत्र की जनता हो या फिर पूरे प्रदेश के आम आदमी पार्टी या फिर दूसरे वोटर कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल और Facebook के कमेंट बॉक्स में आकर आप सवाल पूछ सकते हैं और उनसे जवाब भी ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, धन्यवाद।